गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र जो अपना सेकंड पेपर चलता है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चलने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं जो हमें भारतीय राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के बारे में हमने बात की थी पहले। आज हम भारतीय दलीय व्यवस्था में जो कमियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान दें कि दल जो है उसका कार्य इन प्रकार सत्ता प्राप्त करना है, परंतु यह सत्ता किस प्रकार प्राप्त की जाती है, ये दल के काम होते हैं। दल जब काम करता है तो उसमें कुछ कमियां भी दिखती हैं। भारत में हमने देखा है कि बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। हमारे यहाँ किसी एक दल का स्पष्ट प्रचार या बहुमत नहीं पाया जाता। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में जब हम आज़ाद हुए थे उस समय कांग्रेस का वर्चस्व अधिक था, मगर वैचारिक मतभेद होने के बाद यह कई दलों में विभक्त होता गया। इस बहुदलीय व्यवस्था में का विकास बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता के लिए दो राजनीतिक दलों या दो राजनीतिक गठबंधनों में प्रतियोगिता तथा अब पुनः बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता की दशा में हुआ है। कुछ समय पूर्व जब हम बात करते हैं 1977 से 79 के बीच की बात करें, उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1996 तक की भारतीय राजनीति में कांग्रेस को प्रधान स्थिति प्राप्त रही। उन्हें दलीय व्यवस्था की विशेषता कहा जा सकता है। भाजपा की लोकप्रियता की वृद्धि की स्थिति प्रारंभ हो गई और 1998 से 2003 के बीच में भाजपा ने भारतीय राजनीति में सबसे प्रमुख दल गठबंधन के आधार पर केंद्र में शासन दल की स्थिति प्राप्त कर ली। आज की परिस्थिति में हम देखते हैं दलीय व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण जो है वो जो कमियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है ठोस विचारधारा का अभाव। भारत में राजनीतिक दलों में ठोस विचारधारा और कार्यक्रमों का अभाव रहा है। वर्तमान में यह धारणा फैली हुई है कि भारत में विपक्ष के पास कोई कार्यक्रम या मुद्दे नहीं है जो सरकार को चुनौती दे सके। यह बात सामने आई है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनमें कोई ऐसी कोई ठोस विचारधारा नहीं है कि हमें इन मुद्दों या इन चीज़ों पर कार्य करना है। और विपक्ष जो है ये सुदृढ़ विपक्ष नहीं, जैसा कि ब्रिटेन में सुदृढ़ विपक्ष है। वहाँ की सरकार जो भी कार्य करती है विपक्ष को ध्यान में रखकर करती है। विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उसकी कार्यक्रम और नीतियों पर हमेशा निगरानी बनाए रखता है। भारतीय व्यवस्था में ऐसा कम पाया जाता है। जो राजनीतिक दल है उसमें दूसरी बात आती है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था कक्षा में। किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, खान पान, रहन सहन की आदि में लगाव या एक दूसरे से प्रेम रखना और उसको महत्वपूर्ण मानकर कार्य करना वो क्षेत्रवाद कहलाता है। भारतीय दलीय प्रणाली में
जो धर्म है उसमें जो सांप्रदायिकता आती है और उस सांप्रदायिकता के आधार पर यदि दलों का निर्माण किया जाता है, जैसे मुस्लिम लीग जो है संगठन, अकाली दल, भारतीय राजनीति में ये अपना स्थान रखते हैं। क्षेत्रवाद के आधार पर कुछ राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, जैसे असम गण परिषद, केरल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल। इनका निर्माण भी किसी क्षेत्र पर के आधार पर किया जाता है। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की सरकार में भी वहाँ क्षेत्रीय राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भारतीय राजनीतिक दल है उनके निर्माण में क्षेत्र और धर्म का प्रभाव देखा गया। हालांकि कुछ राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें किसी ऐसी चीज़ का नहीं है, वो केवल भारत के लिए है। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय पार्टियों में की गई है। परंतु कुछ छोटे मोटे जो राजनीतिक दल बनते हैं उनका काम छोटी मोटी विचारधारा के आधार पर काम करते हैं। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, भारतीय दलों के संगठन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। राज्य विधानसभा में चुने हुए विधानसभा सदस्य भी अपना नेता नहीं चुन पाते और उसके लिए सेंट्रल, मतलब यूँ कहें कि एक जो दल होता है, दल के मुखिया जो होते हैं, वो मुखिया ही तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसको कौन सा पदभार दिया जाएगा। मतलब हम यूँ कहें कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं, उन विधानसभा चुनाव में हम ही मानते हैं कि बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, पर ये पार्टी तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यह पार्टी तय करती है कि उस कौन से वाक किस मंत्री को देना होगा। ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमारे भारतीय राजनीतिक दलों में पाई जाती है। उनका जो मुखिया है उसके निर्देश और आदेश अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि सब आला कमान जो शब्द आया है वो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के आधार पर ही आया है। लोकतंत्र में दल में लोकतांत्रिक विचार नहीं, जो राजनीतिक दल हैं उन दल में लोकतांत्रिक विचार होना अति आवश्यक है। हमारे भारतीय राजनीतिक दलों में लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी को बोलने का अधिकार होता है, सभी को अपने इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार होता है, सभी को निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है। परंतु राजनीतिक दलों में छोटी-छोटी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र नहीं बन पा रहा है। जो महान नेता होते हैं उन नेताओं में लोकतंत्रात्मक भावना कम पाई जाती है, क्योंकि वो एक सामंतवादी विचारधारा या आला कमान वाले जो शब्द हैं वो शब्द वहाँ यूज किए जाते हैं। राजनीतिक दलों के प्रसंग में ये बात महत्वपूर्ण कही जा सकती है कि आंतरिक जो लोकतंत्र है उसका हमेशा अभाव रहता है। अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय तक संगठनात्मक चुनाव होते ही नहीं या तदर्थ आधार पर कोई कमेटी बना दी जाती है। चुनाव के निर्देश के कारण पहली बार 1993 में और दूसरी बार 2000 में और तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 6 में, पांचवी बार 9-10 में राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव संपन्न करवाए, लेकिन इन चुनावों में निश्चित रूप से अनेक कमियां रही। सामान्य स्थिति यह है कि दलों का निर्माण किन्हीं प्रक्रियाओं,
मर्यादाओं और सिद्धांतों या कानूनों के आधार पर नहीं होता, और दलों की आय और व्यय का कोई लेखा जोखा सदस्यों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। यह एक राजनीतिक दलों में कमियां हैं। मजबूत लोकतंत्र का अभाव, मजबूत नेतृत्व का अभाव। इस राजनीतिक दलों में किसी व्यक्ति का जो करिश्माई ताकत है उसका होना अति आवश्यक है, और दल में मजबूत नेतृत्व, क्योंकि दल में यदि जो मुखिया है वो यदि नेतृत्व सही नहीं कर पाता है तो दल की मर्यादा भंग होती है। राजनीतिक दलों में उचित और निर्मल नेतृत्व का अभाव पाया जाता है। साफ छवि वाले नेतृत्व होना अति आवश्यक है। वर्तमान में देखें कि जो राजनेता हैं वो सत्ता प्राप्ति या अवसरवादिता के ऊपर ध्यान देते हैं। जो क्षेत्रीय दल है उनमें ये भावना ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो अकेले रह करके सत्ता प्राप्ति नहीं कर पाते, परंतु किसी भी राजनीतिक दल के साथ मिलकर के वो सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। स्वतंत्र अस्तित्व, मजबूत अस्तित्व तभी रह पाता है जब नेतृत्वकर्ता दल का जो प्रधान नायक है वो साफ छवि का होना और स्पष्ट विचारधारा का होना आवश्यक है। उसमें सत्ता और अवसरवादिता का अभाव होना चाहिए। नैतिकता का अभाव, जो हमारे राजनीतिक दल हैं उन दलों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जो नैतिकता हमारे भारतीय संस्कृति में समाहित है, भारतीय व्यवस्था में समाहित है, उस नैतिकता का अभाव पाया जाता है। दलीय प्रणाली नैतिकता से परे करती है। वहां अवसरवादिता और वोटों की राजनीति का महत्व अधिक दिया जाता है। जो वोट है, वोटर्स हैं, उनको कैसे प्रलोभित किया जा सकता है। राजनीति कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है, परंतु राष्ट्र विकास, देश के विकास और अच्छे स्वच्छ वातावरण के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि दलों में नैतिकता होनी चाहिए। हम वोटर्स के आधार पर सत्ता प्राप्त ना करें कि हमारे पास इतने वोट और हमको इस कैसे प्राप्त करना। हमें यह आवश्यक होता है कि देश के विकास के लिए स्वच्छ छवि का नेता हमारे सामने हो, और जो चुनाव में अपव्यय किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। परंतु भारतीय राजनीतिक दलों में इस चीज की व्यवस्था पाई जाती है। काले धन का प्रभाव, जो ब्लैक मनी है, भारतीय राजनीति में काले धन का प्रभाव पड़ता है। जो ब्लैक मनी है वो चुनाव के समय कई बार बाहर आती है। जो भारतीय राजनीतिक दल है वह काले धन का बुरा प्रभाव पड़ता है। चुनाव में इतने महंगे हो गए हैं कि साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं पाता है, क्योंकि चुनाव में धन बल की आवश्यकता होती है।
गरीब व्यक्ति यदि साफ छवि का भी है तो भी उसको वोट नहीं मिल पाते हैं। उसके पीछे ये है रीजन कि जब चुनाव होते हैं तो जो 2 नंबर का पैसा कहते हैं, उसको काला धन होता है, वो खूब मात्रा में बाहर आता है। उसका उपयोग केवल वोटर्स को लुभाने और वोट खरीदने का काम किया है। उस पैसे से बड़े बड़े मठाधीशों के घर में पैसे पहुंचाए जाते हैं और उन पैसों से वोटर्स को प्रभावित किया जाता है। जो चुनाव लड़ने के लिए काले धन का सहारा लेता है और जो चुनाव लड़ने के लिए धन देता है, उस समय वह अपने कार्य करवाता है। यदि कहीं चुनाव हो रहे हों तो आप जाके देखिए आंतरिक रूप से कि जो ब्लैक मनी है वो मार्केट में आती है, अपने वोटर्स तक पहुंचती हैं। वोटर्स उस आधार पर चुनाते हैं। इसमें जो प्रत्याशी जो खड़ा होता है, उस प्रत्याशी के को जिताने के लिए जो धन के संग्रहण करता होते हैं, जिनके पास पैसा अधिक होता है या कोई बिजनेसमैन होते हैं, वो पैसा उसके चुनाव में लगाते हैं और वह निर्वाचित हो जाता है तो उससे वो काम करवाए जाते हैं जो वो नहीं करना चाहे, क्योंकि जिताया जिसने उसके काम तो करने पड़ेंगे। तो ये भारतीय राजनीति में दलों में एक विकृति पाई जाती है कि चुनाव के समय जो धन्ना सेठ होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो पैसा लगाते हैं और अपने प्रत्याशी को निर्वाचित करते हैं। जब वो सत्ता में आता है तो उससे अपने लाभ के कार्य करवाए जाते हैं। दल बदल भारतीय राजनीति में एक ऐसा अभिशाप बन गया है कि व्यक्ति अपने विचारधारा के दल में रह करके उसमें कोई मतभेद होने पर वह दूसरे दल में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि भारतीय राजनीति में ये व्यवस्था पाई जाती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दल की भावना से असंतुष्ट है तो वो दल का त्याग कर सकता है, परंतु वर्तमान में देखें कि दल बदल होने लगा। इस दल बदल को समाप्त करने के लिए 10वीं अनुसूची बनाई गई, जिसमें यह कहा गया कि दल बदल निषिद्ध है। फिर भी उस कानून को उल्लंघन करने के बाद वर्तमान में दल बदल किए जाते हैं। भारत में दल बदल विरोधी कानून पास होने के बावजूद भी दल बदल अभी भी जारी है और इस दल बदल से अनेक सरकारें गिर जाती, जो कि लोकतंत्र को हानि पहुंचाती। अभी वर्तमान में एमपी में ऐसा देखा गया, राजस्थान में भी हल्का फुल्का इसका असर देखा गया, परंतु स्थिति काबू में कर ली। हर बार चुनाव होता है, व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरे दल में प्रवेश कर जाता है, परंतु उससे जो सरकार गिरती है और जो देश को हानि होती है वो भरपाई नहीं हो पाती। अगला, मिलीजुली सरकारों का प्रश्न। जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है तो वो छोटी छोटी पार्टियों से अपना समर्थन लेते हैं और एक मिलीजुली सरकार बनाते हैं। मिलीजुली सरकार इतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं होती जितनी कि बहुमत वाली सरकार होती है। बहुमत वाली सरकार में जो नीतियां और कार्यक्रम हैं वो ठीक प्रकार से होते हैं और जो
छोटे मोटे दल हैं उनका वर्चस्व कम होता है, पर मिलीजुली सरकारों में उनका वर्चस्व अधिक हो जाता है। राजनीति का अपराधीकरण, यह बात देखने में आई है कि राजनीति में साफ छवि वाले लोगों ने अपना स्थान छोड़ने लगे हैं, परंतु जो अपराधी हैं उन्होंने इन के प्रकार राजनीति में प्रवेश कर लिया है, और यह राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है कि जो अपराधी रहे लोग होते हैं उन लोगों ने राजनीति में प्रवेश करके, किसी पार्टी में प्रवेश करके अपनी छवि को सुधारने का कार्य करते हैं। और राजनीति का अपराधीकरण राष्ट्र के विकास और देश के विकास के लिए बहुत घातक है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास के लिए साफ छवि का होना अति आवश्यक है। इस कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक्स ऑफ ऑल।